मिस्टर रघुवंशी, गुड आफ्टरनून, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं न्यूज़ पे ही आपसे रिव्यू लेना चाहूँगी। जिस तरीके का इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5% जो जीएसटी लगाने की बात की है, विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंडस्ट्री पर और आपकी कंपनी पर इसका क्या असर होगा सर? इसका असर खास तौर पर पेशेंट्स के ऊपर होगा, ना कि इंडस्ट्री के ऊपर। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ज्यादातर जो कैश पेइंग पेशेंट होते हैं वही इस कैटेगरी में आते हैं। कोई जिन बीमारी के चलते अगर जैसे हॉस्पिटल में आना पड़े और जिनको कैश पेमेंट करना है, उनको अगर 5% टैक्स होगा तो ये ज्यादातर कंपनियां पास थ्रू कर देंगी। तो इसका असर डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर आएगा, और खास तौर पे जो कैश पेइंग पेशेंट्स हैं उनके ऊपर आएगा। हमारा ये मानना है कि ये एक क्वांटम अगर देखा जाए तो इतना बड़ा क्वांटम नहीं होगा। 5%, 5,000 रुपए पे अगर देखा जाए तो कुछ कुछ कुल मिला के करीब 225 रुपए के आसपास होगा। पर उसका एक जो जीएसटी की स्ट्रक्चर है हेल्थ केयर के ऊपर, वो उसको देखने का एक उसको एनालाइज करने की जरूरत है। आप देखें, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं है क्योंकि ये एक एग्जम्प्ट सर्विस है। और सभी सर्विसेज, सभी इनपुट्स जो हैं उस पर हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो अगर ऐसे इंटरमीडिएट स्टेप्स को अलग अलग निकाल के रखा जाएगा तो उससे और जटिलता बढ़ती चली जाएगी, और उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और जो कंप्लायंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो और हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो हमारा यही मानना है कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाना चाहिए, और गवर्नमेंट को छोटे छोटे कंपोनेंट अलग निकाल कर उनको टैक्स करना और एंड सर्विस को एग्जम्प्ट करना एक तरीके से जो है, जो उनका एम है वही पूरा नहीं होगा। ये है व्यू। अगर हम जीएसटी पे जो जीएसटी लगाई गई है उस पर इंडस्ट्री का, तो ये ज़्यादा दिक्कत की बात होगी पेशेंट्स के लिए, जैसे आप बता रहे हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखना चाहिए, यहाँ पर ज़रूरत है उसकी। सर, एक सवाल, चूंकि कोविड केसेस वापस थोड़े यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या हम कोविड बेड ऑक्यूपेंसी में राइज देख रहे हैं? ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल्स इस वक्त कैसे हैं? क्या आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिख रही है इस वक्त? तो जो कोविड के नंबर्स हैं आजकल, वो जो जबकि डायग्नोसिस बढ़ते जा रहे हैं, पर ज्यादातर मरीजों को माइल्ड इलनेस है और वो हॉस्पिटलाइजेशन की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स में हमने कुछ बढ़ोतरी नहीं देखी है। नॉन कोविड वर्क बढ़ता चला जा रहा है। एक और दूसरी बात जो बिजनेस से संबंधित नहीं है, पर मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो आजकल लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नए स्ट्रेन्स आ सकते हैं। तो इसलिए अभी प्रिकॉशंस लेना बंद करना नहीं चाहिए लोगों को। अच्छी बात आपने कही, और हम सभी को प्रिकॉशन ज़रूर लेने हैं यहाँ, मास्क नहीं छोड़ना है लगाना। जैसा आप कह रहे हैं, नई स्ट्रेन्स की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो अभी इतने क्रिटिकल केसेस नहीं हैं, और ऑक्यूपेंसी बेड्स की अगर हम बोलें सर, इस वक्त कैसी है ऑक्यूपेंसी लेवल्स ओवरऑल फॉर ऑल योर हॉस्पिटल्स? तो ऑक्यूपेंसी पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो करीब 67% के आसपास पहुंच गई थी, जो कि प्री कोविड लेवल पर है। और हमें आगे उम्मीद है कि वो करीब 70% पर पहुंचना चाहिए अगले क्वार्टर में। डायग्नोस्टिक बिजनेस इस वक्त कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू योर ओवरऑल बिजनेस? इस लास्ट क्वार्टर ये सेगमेंट ने अच्छा किया था। आपको लगता है ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट रहेगा दैट यू विल सी गोइंग फॉरवर्ड? डेफिनेटली जो ग्रोथ रेट है वो अभी सस्टेनेबल है। जहां तक कि आरपॉप का सवाल है और ऑक्यूपेंसी का सवाल है, ये दोनों ही सस्टेनेबल हैं। साथ साथ धीरे धीरे जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। पिछले क्वार्टर में वो लगभग प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच गया था। तो हमारी ऐसी उम्मीद है कि आगे उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। बट ये ग्रोथ लेवल्स आप कह रहे हैं बरकरार रहेंगे, दे विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग? जी जी बिल्कुल। ओके। सर, सर्जिकल वॉल्यूम्स क्लोजर टू प्री कोविड लेवल्स हो गए हैं क्या सर? और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके ओवरऑल बिजनेस को?
तो हम अलग से तो सेगमेंट सर्जिकल नॉन सर्जिकल नहीं बोल पाएंगे, पर सर्जिकल नंबर्स ऑलमोस्ट नॉर्मल के तरफ आ गए हैं। जैसा मैंने कहा, प्री कोविड भी जैसे हमारी ऑक्यूपेंसी करीब 67% थी, उसी लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो वो नंबर्स एक तरीके से नॉर्मल आते जा रहे हैं। ओके, प्री कोविड लेवल्स पर पहुँच गए, ये इम्पोर्टेंट है। सर अभी जैसा हमने बोला आपकी काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन हो रखा है ऑलरेडी इन द कंट्री। अभी आगे एफवाई 23 ऑनवर्ड्स किस तरीके का कैपेक्स टारगेट है? कहाँ-कहाँ और हॉस्पिटल्स आप खोलेंगे या सेंटर्स? क्या प्लान है उसका? कुछ आप हमारे साथ डिटेल में शेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर पेनिट्रेशन एंड एक्सपेंशन और उनको फंड कैसे करेंगे सर? तो हमारे करीब 400 करोड़ पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स वी प्लान टू स्पेंड। उसमें से आधा रिप्लेसमेंट और अपग्रेडेशन कैपेक्स होगा और आधा एक्सपेंशन कैपेक्स होगा। ये खास तौर पे हमने जैसा पहले कहा था कि करीब 1200 से 1300 बेड हम लोग ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करेंगे, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में बेड्स ऐड किए जाएंगे। ये सब एकदम ऑन ट्रैक है। और आपको देखने को मिलेगा कि अगले 3 साल में ये सब कैपेसिटी आ जाएगी। ये सब इंटरनल एक्रूअल और डेट के थ्रू हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। हमारी डेट परिस्थिति अभी काफी अच्छी है, और इसलिए इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फंड रेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि अगर कोई बड़ा एक्विजिशन या अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए देखा जाए तो उसके लिए फंड आवश्यकता हो सकती है। उसके बारे में हम सही समय पर विचार करें। ओके, आपने चूँकि ये मुद्दा उठाया और मेरा ये अगला सवाल था ही सर, इनॉर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ लगातार हैं और दैट्स अ गुड वे टू एक्सपैंड। कहाँ मतलब इफ यू कैन गिव अस अ सेंस कि किस एरिया में कौन-सी ज्योग्राफी या कौन से स्पेसिफिक वर्टिकल में आप देख रहे हैं जहाँ एक्विजिशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है और कौन से स्टेज पर है सर? इज़ इट ऑलरेडी इन अ सेमी एडवांस काइंड ऑफ स्टेज? ये साल में हम देख पाएँगे कोई एक्विजिशन होते हुए? टिकट साइज़ कितना बड़ा हो सकता है? अभी ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जहां तक जोग्राफिकल एरिया और जिस तरीके के हॉस्पिटल्स हम देखेंगे वो हमारे एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स को सपोर्ट करें और वो क्लस्टर में सिनर्जी बन सके, इस तरीके के हॉस्पिटल्स के ऊपर हमारा खास ध्यान रहेगा। जहां तक जोग्राफिकल एरियाज का सवाल है, उसमें बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग बॉम्बे एंड इट्स सबर्ब्स, ये एरियाज पे खास तौर पर हमारी ध्यान ज्यादा है। उसके अलावा हम पंजाब और वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के ऊपर भी हम हमारा ध्यान है, और वहां भी हम लगातार इवैल्यूएट करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स। तो साइज और स्केल तो कहना अभी मुश्किल है। That will depend on opportunity because this is a very opportunistic approach. ओके, अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है बट यू आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट। आप डेफिनिटली इसको लुक आउट करें जैसा आप बता रहे सर। हाल ही में आपने ऑफ कोर्स फोर्टिस हैज बीन नोन फॉर इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैंसर केयर सर। हाल ही में आपने दिल्ली में कैंसर इंस्टीट्यूट भी खोला है। थोड़ा सा सर उस पर फोकस क्या रहेगा आगे? और भी सेंटर्स इस तरीके के आएंगे इंडिया में? क्या प्लान है सर? तो दिल्ली में हमने एक डे केयर सेंटर खोला है, पर दिल्ली में हमारे 4 एनसीआर रीजन में 4 सेंटर्स हैं जो कि कैंसर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर्स हैं। पर कैंसर का ट्रीटमेंट क्योंकि रिपीटेडली होता है, खास तौर पर कीमोथेरेपी के लिए पेशेंट को बार बार आना पड़ता है और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट थोड़ा डॉन्टिंग होता है, इसलिए हॉस्पिटल के बाहर एक कोविड सेंटर, सॉरी कैंसर सेंटर, जहां पे कीमोथेरेपी दिया जा सके, इस और कॉम्प्रिहेंसिव कीमोथेरेपी, ना केवल सिर्फ थेरेपी दी जाए बट उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट, डाइटिंग सपोर्ट, एक्सरसाइज रिलेटेड सपोर्ट, ऑल दैट कैन बी प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ। ऐसा एक हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है।
जो हमारे चारों पांचों सेंटर्स को सपोर्ट करता है। जो मेन सेंटर्स हैं उनमें हम काफी टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, जैसे कि MRCT, जो कि एक प्रकार से पहले यहाँ पे पहल होगी भारत में, और बाकी और एडवांस थेरेपीज जैसे सेलुलर थेरेपीज वगैरह भी इन चारों हॉस्पिटल्स में लगाया जा रहा है। इसके अलावा बैंगलोर और मुंबई में भी हमारा कैंसर सेंटर को हम अपग्रेड कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मल्टीपल सेंटर्स हों और पेशेंट को कम्युनिटी में ही कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सके, जिससे कि वो बार बार हॉस्पिटल ना आना पड़े। सर क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करिए कि मेडिकल टूरिज्म काफी अच्छे से रिकवरी देख रहा है, अबाउट 70 to 80% ऑफ कोविड लेवल्स पर आ गया है। क्या आपको लग रहा है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आगे हो सकता है, और आपके हॉस्पिटल्स पर इसका कितना असर है? जैसा मैंने पहले भी कहा, इंटरनेशनल पेशेंट्स अब ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के करीब पहुंच गए हैं। पर क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है, तो अभी इसमें कुछ ग्रोथ देखी जानी चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सेगमेंट में ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि इस पीरियड में कुछ और सेंटर्स में डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि टर्की से और दुबई में बहुत से पेशेंट्स आने लगे अफ्रीका से। पर क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज भारत में ज्यादा है, तो हमारा मानना है कि ये बिजनेस वापस यहाँ पे आएगा और इसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले 2 क्वार्टर्स में। कि अगले 2 क्वार्टर्स में यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, डेफिनिटली नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्विकली सर, एफवाई 23 का अगर मैं आउटलुक आपसे जानना चाहूँ, ऑफ कोर्स एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आपके पेरेंट ने आईएचएच ने पुट आउट की थी, एवर सिंस दे टुक ऑन द रेन्स। ऑफ कोर्स उसके बाद कोविड का हमने एक पीरियड देखा, बट आर यू ऑन ट्रैक ऑफ दैट स्ट्रैटेजी सर, जो सोची गई थी हॉस्पिटल के लिए? और जो नेम चेंज की भी प्रक्रिया थी, उस पर सर क्या अपडेट है? रेवेन्यूज और मार्जिन्स अभी कैसे देखते हैं एफवाई 23 के लिए? तो जैसा आपने पिछले कई क्वार्टर्स में देखा होगा, क्वार्टर दर क्वार्टर एक तरीके से प्रोग्रेस होती आई है प्रॉफिटेबिलिटी पे। वो बहुत से जो स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए गए थे कॉस्ट के हिसाब से, उस कारण से ये देखने को मिली। जो प्री IHH लेवल एबिटा करीब 11 से 12% जो ऑपरेशनल एबिटा था, वो अब बढ़कर करीब 15 से 17% तक पहुंच गया है। और हमारी उम्मीद है कि वो वहां से और ऊपर बढ़ेगा आगे। अगले 2 साल के अंदर हमारा एम है कि उसे हम 20% से ज्यादा कंसिस्टेंट बेसिस पर लेकर जाएं। और ये बहुत से जो अप्स एंड डाउन्स कोविड के कारण हुए, उस कारण से थोड़ी देरी हुई है, अदरवाइज वो अभी तक हमें ये प्रोग्रेस देखने को मिल सकती थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपने दूसरा सवाल किया जो ब्रांड के बारे जी में, सर। वो एक तरीके से लिंक्ड है लीगल इश्यूज के ऊपर। और वो लीगल जी। इश्यूज से जुड़े हुए कुछ और भी सवाल हैं, जैसे कि जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हम कंपनी में कर सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वो स्ट्रक्चर में जो कंपनी की चेंजेस कर सकते हैं, उससे भी हमें हमारे प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल इंप्रूव होगा। जब तक ओके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक वो ब्रांड चेंज हम नहीं कर पाएंगे, उसके पश्चात ही ओके। वो steps लिए जाएंगे। ओके, तो वहाँ पर स्टेटस को ही है जैसा आप कह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए, अपडेट देने के लिए, किस तरीके का अभी आउटलुक रख रहे हैं इस साल बिज़नेस पर।